me if I was your husband. What about her? उत्तराखंड के जो अभी तक हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्यांशा और अगर आपको जीटी इंटरव्यू के बारे में जानना है कि आपसे क्या पूछा जाता है या फिर आपका जीटी इंटरव्यू कुछ दिनों में ही है, यू आर एट द राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली बताती हूँ जीटी इंटरव्यू क्या है। बस हाँ, उन लोग को जिन्हें पता नहीं है जीटी इंटरव्यू क्या होता है, मैं उन्हें बता दूँ। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और आप किसी और कंट्री में पढ़ाई करना चाह रहे हो, सो बेसिकली मैं अभी आपको ऑस्ट्रेलिया का बताऊंगी क्योंकि मैं खुद अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और मैं भी इस प्रोसेस से गई थी। तो जीटी इंटरव्यू बेसिकली एक ऐसा इंटरव्यू है जो आपकी यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है, बस ये देखने के लिए कि क्या आप एक एलिजिबल स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। बाकी वो ये भी देखते हैं कि आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट हो। तो बेसिकली आपके जेन्युइनिटी का टेस्ट होता है। तो अब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसका डिस्कशन दूंगी। मेरा इंटरव्यू 10 मिनट या 11 मिनट का था, इससे ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं डीकन यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरा फोनेटिक इंटरव्यू हुआ था, मुझे कॉल आई थी जिसके बेसिस पे मैंने कॉल पे ही इंटरव्यू दिया। कुछ लोगों का वीडियो कॉल पे भी होता है, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। मैं मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रही हूँ डीकन से, तो इसलिए मेरा फोनेटिक इंटरव्यू हुआ था और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। मुझे कॉल आया, मैंने कॉल एक्सेप्ट करा और उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा, उन्होंने नॉर्मल पूछा कि आर वी स्पीकिंग विद दिव्यांशा, हमारी दिव्यांशा से बात हो रही है। तो मैंने बोला हाँ। वो पूरा जो कॉन्वर्जेसन है वो इंग्लिश में होता है। मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इंडियंस ही आपका जीटी इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरे जीटी इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे स्टार्ट करा था कि हम दिव्यांशा से बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला था हाँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है, इज़ दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू फॉर योर जीटी इंटरव्यू। और हाँ, ये मैं बता दूं, अगर वो सही टाइम है तो ही आप उन्हें बोलो कि येस दिस इज़ द राइट टाइम, वरना आप बोल दो एक्चुअली आई एम कॉट अप समवेयर, कुड यू प्लीज़ शेड्यूल दिस फॉर सम अदर डे। क्या आप किसी और दिन के लिए इसे शेड्यूल कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपका सही टाइम नहीं है और आपको आपके सारे सवालों के जवाब नहीं पता है, तो चांसेस है कि आपका जीटी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे जानने वालों का ऐसे जीटी रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उनके पास उस टाइम अवेलेबल आंसर्स नहीं थे। तो जब भी आप अपना जीटी इंटरव्यू देने बैठो, मेक श्योर यू नो ऑल द आंसर्स, आपके पास सारे आंसर्स होने चाहिए। मैंने क्या किया था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ये करो, बट क्योंकि जीटी इंटरव्यू में अगर आपसे आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम पूछी है तो आपको डॉट इनकम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो मैंने एक ऐसी शीट पे सब लिख लिया था। तो एज सून एज मुझे कॉल आया, मैंने ये पेजेस निकाले और मैं बैठ गई। तो उन्होंने मुझसे जो पूछा, मुझे दिख रहा था कि डिजिट क्या है, तो मैंने बोल दिया। ऐसे सेंटेंसेस में मत लिखना कि ऐसा लगे कि आप बोल रहे हो और मतलब रीडिंग कर रहे हो, ऐसा मत करना। आप नॉर्मली बोलना कि या माय पेरेंट्स एनुअल इनकम इज दिस दिस दिस, जो भी डिजिट। तो इंट्रो मांगा था उन्होंने मेरा, मैंने उन्हें बोला कि या श्योर। तो मैंने बोला कि मेरा नाम दिव्यांशा है और मैंने अपने ना एजुकेशन का बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे उन्हें एक आइडिया आ जाता है कि आप किस लेवल की एजुकेशन लेते हुए आ रहे हो। क्योंकि तो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रो लिया, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम दिव्यांशा है और मैंने रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, कि ये मेरा कोर्स था। इससे पहले मैंने अपने हाई स्कूल यहाँ से करा है, सीनियर सेकेंडरी एज इन 12th यहाँ से करा है और मेरे 10th में ये मार्क्स थे, मेरे 12th में ये मार्क्स थे, दैट्स इट। उसके बाद वो खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं अगर उन्हें कुछ लगता है कि आपने कुछ नहीं बताया। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके 10th के मार्क्स, मतलब मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे बट देन 12th में अच्छे मार्क्स थे। तो उन्होंने पूछा कि 10th से 12th में इतना जंप कैसे करा आपने, इतना अच्छा कैसे कर लिया। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि 10th में मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और 12th में मैंने अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स लिए थे, विच मेड इट ईजियर फॉर मी टू स्कोर ग्रेट। तो ऐसे ही वो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं जस्ट टू ब्रेक द आइस एंड देन फिर वो आते हैं मेन उसमें। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं। और ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने येस नो में आंसर कर दिया, नहीं। आपका आंसर शट एंड क्लोज नहीं होना चाहिए कि येस और नो में नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 सेंटेंस का आंसर तो आप दो, ठीक है। मतलब वो जो पूछ रहे हो उन्हें खुद ही बता दो जो भी आपको, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हो वो क्या करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो अब आपके पेरेंट्स के फाइनेंसेस में आने वाले हैं। तो आप बता दो कि मेरे पेरेंट्स ये करते हैं और ये उनकी एनुअल इनकम है। तो एज सून एज दे आस्क यू ओके एंड व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, टेल देम माय फादर इज दिस दिस दिस, his annual income is this and my mother is doing this this this
एंड हर एनुअल इनकम इज़ दिस। अगर मदर हाउस वाइफ है उनके बारे में बता दो कि शी इज़ अ हाउस वाइफ, जो भी है ना। उसके बाद वो पूछते हैं कि ओके एंड हु विल बी योर स्पॉन्सर्स। अब स्पॉन्सर्स कौन है? स्पॉन्सर्स वो हैं जो आपको बाहर भेजने में आपके फंड्स दे रहे हैं, है ना। जैसे कि मेरे केस में मेरे मम्मी पापा ही थे। और अगर आपके सिर्फ क्योंकि बाहर आने के लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई मतलब अच्छे से रिसर्च करी है तो आपको पता होगा कि हमें एक ऑस्ट्रेलिया आने के लिए हमें एक स्पेसिफिक ITR दिखानी होती है। कितनी ITR दिखानी होती है? तो मुझे जो बताया गया था वो ये था कि 2 लोगों का मिला के, एज इन मम्मी पापा स्पॉन्सर्स है तो उन दोनों का मिला के, या आपके पापा या आपकी कोई बुआ वुआ है या आपके कोई चाचा वगैरह है, तो 2 स्पॉन्सर्स का मिला के 12 lakhs होना चाहिए मिनिमम। 12 lakhs अगर आप दिखा रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो। INR में बता रही हूँ, 12 lakhs INR, ठीक है, इंडियन रुपी में बता रही हूँ। इतना आपका ITR होना चाहिए 12 lakhs का। तो वो पूछेंगे हु आर योर स्पॉन्सर्स, तो आप उन्हें बताओ कि जैसे मेरे केस में मेरे मम्मी पापा ही थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे मम्मी और पापा मेरे स्पॉन्सर्स हैं। उसके बाद मैंने डायरेक्ट उन्हें सेविंग्स बता दी, हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर मेरी ITR इतनी है। मैंने उन्हें बता दिया कि उनकी जॉइंट ITR, दोनों की मिला के जॉइंट ITR इतनी बन रही है और हमारे पास इतनी सेविंग्स है। और अगर आप बैंक लोन भी ले रहे हो तो आप लिख दो ऑल्सो फॉर सम हेल्प आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ अ बैंक लोन। ये लाइन लिख लो, मतलब ऐसे ही बोल देना एग्जैक्ट कि ऑल्सो आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ अ बैंक लोन, और ये मेरा बैंक है और आई हैव हैड फ्यू वर्ड्स विद देम, दे आर अग्रीइंग टू गिव मी अ लोन। अब वो आपसे पूछेंगे कि ये कैसा लोन है, कोलेटरल है या नॉन कोलेटरल है। अब अगर आप इस प्रोसेस में नए हो तो आपको नहीं पता होगा कोलेटरल और लेटरल, तो मैं बता दूं, कोलेटरल में आप कोई चीज़ गिरवी रख रहे हो और नॉन कोलेटरल में आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रहे हो। तो ये, और एज सुन एज उन्होंने पूछा आपके स्पॉन्सर्स कौन है, आपने बताया और फिर आपने बैंक लोन की बात कर दी, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि कोलेटरल है या नॉन कोलेटरल है। फिर मैं आपको ये बोल दूंगी, अगर आपको जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, पर प्लीज़ सिर्फ हाय लिख के मत छोड़ना। हाय, मेरा नाम ये है और मेरा ये डाउट है, प्लीज़ रिप्लाई मी विद अ सोल्यूशन या विद एन आंसर, ऐसे लिखो। क्योंकि आप अगर मुझे सिर्फ हाय भेजोगे तो मैं हर DM का रिप्लाई नहीं करूँगी, पर अगर आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और आप कमेंट सेक्शन पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझसे जितना होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो, और अगर मैं खुद अनश्योर उस चीज़ के बारे में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि किसी एजेंसी चले जाओ। मतलब ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने IDP की हेल्प ली थी काफ़ी, और IDP फ्री एजेंसी है, आपको वहाँ बस जाना है, उनसे बात करनी है, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक वो एक पैसा आपसे नहीं लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप सीधा जाओ IDP, उनसे बात करो कि भैया ये मेरा प्लान है, मुझे बता दो। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे करियर के बारे में, एज इन मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया। मान लो मेरा हो गया, फाइनेंसेस क्लियर हो गए, फिर उन्होंने पूछा मैं आगे, वो मेरी जेन्युइनिटी टेस्ट कर रहे थे अब, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने बताया कि मैं मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। फिर उनके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, इंडिया में ही क्यों नहीं, बाहर क्यों। तो इंडिया में क्यों नहीं, बाहर क्यों, मैंने ये बोला कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, as far as I understand, my aim is to understand any subject, whichever subject I'm studying, in a practical way। क्योंकि देखो मैं तो मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, अगर मुझे सिनेमाटोग्राफी जाननी है, अगर मुझे मीडिया के बारे में जानना है, PR कंपनीज के बारे में जानना है, मुझे एज ए जर्नलिस्ट काम करना है, राइटर काम करना है, तो प्रैक्टिकल चीज़ मेरे फील्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेरे फील्ड में, किसी भी फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही बोला कि मैंने जब ग्रेजुएशन भी करी तो मुझे इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिला, इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला। ये मैंने आंसर दिया कि इंडिया क्यों नहीं, वाई नॉट इंडिया एंड अदर एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने बोला। फिर उन्होंने कनाडा की बात आती है तो कनाडा में बोल दो कि द टेम्परेचर डजंट रियली सूट्स मी वहाँ, क्योंकि बहुत ठंड होती है। और अगर तुम्हें US वगैरह के बारे में तो बोलना कि एक्चुअली इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मी, क्योंकि भाई US मतलब पता है ना तुम्हें, UK वगैरह इनकी करेंसी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, तो और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से भी ज़्यादा है। फिर लास्ट पे उन्होंने पूछा था वाई जस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने तो थोड़ी रिसर्च कर लेना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी रैंकिंग पे चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे वैसे। तो उससे बोल, तो मतलब ये बोल देना कि ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रीज़ में मुझे ऑस्ट्रेलिया इसलिए आना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वही यूनिवर्सिटी क्यों। तो बोलना कि मैंने रिसर्च करी, मैंने कंपेयर करा, जो भी आप सेमिनार्स अवेल करवा रहे हो, जो भी आपका
यूनिट्स हैं वो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगे। आपका जो भी स्टडी स्ट्रक्चर है वो मुझे ज़्यादा रिलायबल लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जिसका भी आप एग्जांपल दोगे, जैसे मैंने RMIT बोल दिया था। RMIT भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, बट मुझे वहाँ नहीं जाना था, तो मैंने बोला था कि मैंने कंपेयर करा, पर मुझे दोनों में से डीकन ज़्यादा बेटर लगा, तो ये मेरी प्रेफरेंस है, मैं इसलिए हाँ आना चाहती हूँ। फिर क्या होता है, अगर आपको पता हो, आपकी किसी से बात होती है, तो इसमें ना ये भी पूछते हैं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ पॉइंट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे कोई आपका, जैसे कुछ कंपलसरी कोर सब्जेक्ट होते हैं, उनके कुछ स्कोर्स होते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। तो हर टोटल मेरा जो कोर्स है वो टोटल 16 क्रेडिट पॉइंट्स का, तो वो बोलते हैं कि अब आपको जो कोर्स करना है आप उसके बारे में वो बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। मैंने तो सब लिखा हुआ था कि हाँ मुझे कौन से कैंपस में जाना है। मेरा बर्वुड कैंपस था, तो मैंने बताया बर्वुड कैंपस है, मेरे मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन करना है, मेरा बर्वुड कैंपस है। और फिर अगर वो पूछते हैं तो अपने कोर्स का कोड होता है, हर कोर्स का एक कोड होता है, वो भी बता देना, तो बता देना। फिर वही बोलना कि मेरा जो कोर्स है वो 16 क्रेडिट पॉइंट्स का, तो मैंने बोला कि इट्स अ 16 क्रेडिट पॉइंट कोर्स। 2 कोर सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने मैंने वो बता दिया कि हाँ 4 पॉइंट्स के मेरे 2 कोर सब्जेक्ट हो गए हैं, 2 क्रेडिट पॉइंट ईच। उसके बाद स्पेशलाइजेशन का 8 क्रेडिट पॉइंट है, जिसमें मुझे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यानी कि 2 क्रेडिट पॉइंट ईच इसमें भी। फिर 4 इलेक्टिव्स पढ़ने हैं जिनके क्रेडिट पॉइंट ही 4 है, तो मेरा टोटल बन गया 4 8 4 16 क्रेडिट पॉइंट्स। और हाँ, अपनी फ़ीस सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी टोटल फ़ीस क्या है। टोटल फ़ीस यानी कि अगर तुम्हारा 2 साल का कोर्स है तो 2 साल की फ़ीस क्या है वो पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी एंड एवरीथिंग। तो एक पेज पे तुम सब लिख लो, अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम, और ITR कितना बन रहा है, कितनी सेविंग्स हैं, और बैंक लोन वाला सीन अगर है तो वो कितना देने को तैयार है, क्या इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, सब लिख के रख लो। क्योंकि उनसे जब तुम बात करते हो तुम्हें एकदम ऐसे आंसर देने, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी तुम्हें ITR में भी तुम 1 डिजिट आगे पीछे हो गए ना, तो GT क्लियर करने में दिक्कत आ जाती है। तो तुम डॉट चीज़ें बताओ उन्हें, डॉट। हमेशा से ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस क्या चल रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 घंटा निकालना है, 1 घंटे बैठ के एक पेज में सब लिख लो कि तुम्हारी वेबसाइट में पता चल जाएगा तुम्हारा कोर्स कितने क्रेडिट पॉइंट्स का है, और उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ ये क्रेडिट पॉइंट्स इसके इतने क्रेडिट पॉइंट्स है कोर सब्जेक्ट्स के, ये वाले स्पेशलाइजेशन के इतने हैं, इलेक्टिव्स के इतने हैं, और मेरी टोटल फ़ी क्या है। क्योंकि जब तुम्हारा कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा तभी तो GT होगा। कंडीशनल ऑफर लेटर में भी बहुत कुछ लिखा होता है, तो सब एक जगह लिख के बैठ जाओ। और ये तो वो पूछते नहीं, पर ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इंडियन करेंसी में क्या रेट चल रहा है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहो, और तुम्हें अगर तुम्हारे फाइनेंसेस एग्जैक्ट डॉट पे पता है, और अगर तुम्हारा ITR 12 लाख बन रहा है और तुम्हारी सेविंग्स भी सही हैं, क्योंकि हमारे कंडीशनल ऑफर लेटर में भी लिखा होता है कि तुम्हें कितनी सेविंग्स दिखानी होंगी, और अगर नहीं लिखा होता तो तुम किसी से कंसल्ट कर लो कि कितनी सेविंग्स दिखानी है ना। क्योंकि IDP वाले एजेंट्स तो काफ़ी हेल्पिंग होते हैं इन सब चीज़ों में। IDP क्या, कोई भी एजेंट ले लो जो फ्री में, पर मैं कहूँगी कि किसी ऐसे एजेंट के पास मत जाओ जो पैसे लेके काम कर रहा है। उसे तो पैसे मिल रहे हैं ना, वो तुम्हें घुमाता रहेगा, जितनी देर लगाएगा लगाता रहेगा। IDP मैं इसलिए बोल रही हूँ, या IDP की तरह कोई और भी जैसे IAE भी है, तो मैं ये एजेंसीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पैसे नहीं लेते। उन्होंने मुझसे जब मेरे कोर्स के बारे में सब पूछ लिया, तो उन्होंने उसके बाद मेरे से फर्दर प्लान्स पूछे कि आप इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने बोला आप आगे ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बोल दो नहीं। मैंने तो ये रीज़न दिया था कि एक्चुअली आई एम एन ओनली चाइल्ड, आई हैव माई पेरेंट्स बैक होम इन इंडिया, सो आई विल कम बैक एंड टेक केयर ऑफ देम, आई वोंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। सीधा मना कर दो कि नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहूँगी। बाद में तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा प्लान जो है, तुम PR लेने आ रहे हो आओ, पर तुम ये बोल दो कि नहीं अभी हमारा ऐसा कोई प्लान। पर ऑब्वियसली यार किसे पता है किस्मत का, बट देन GT में बोल दो कि नहीं मुझे नहीं रुकना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हो उसके बाद आपके फ्यूचर क्या क्या जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो ये मैं बता दूँ, ये भी आपके जहाँ आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपने कोर्स के बारे में पढ़ लोगे, वहीं नीचे आउटकम्स भी लिखे होते हैं, तो देख लो क्या क्या है। वैसे तो तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि तुम्हारा वाला कोर्स करके क्या क्या बन सकते हैं,
बट देन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो वहीं पे लिखा होता है, जैसे मेरे उसमें राइटर, जर्नलिस्ट, PR एजेंसी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने वही सब जाके इन्हें बोल दी कि मैं ये करना चाहती हूँ। और हाँ, फिर अगर मैंने बोल दिया क्योंकि मैं इंडिया आके करूँगी, तो उन्होंने इंडिया की कुछ कंपनीज़ का नाम मुझसे पूछा कि कहाँ। उसके बाद वो पूछते कि इनिशियल सैलरी कितनी होगी। तो इनिशियल सैलरी आप वो कर लो, गूगल सर्च कर लो कि इंडिया में करेंटली क्या चल रही है सैलरीज, तो वो सैलरी एग्जैक्ट बता दो। तो फिर भाई मैंने अपना इंट्रो दिया, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिया, अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताया। फिर मैंने उन्हें अपने हायर स्टडीज़ के प्लान्स बताए और मुझे किस यूनिवर्सिटी में क्या करना है, क्यों करना है, ये सब बताया। उसके बाद बस वही फ्यूचर प्लान्स के बारे में उन्होंने बात करी और मेरा GTV इंटरव्यू ऐसे ख़त्म हो गया। GT इंटरव्यू के इतना जो डराते हैं कि ओ माय गॉड कैसे होगा, क्या होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। GT इंटरव्यू नॉर्मल है, आप क्लियर कर लोगे। पर फिर इसके बाद जो मेन है वो है वीज़ा। वीज़ा पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मेरा वीज़ा 1 घंटे में आ गया था। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ ताकि आप मेरी अगली वीज़ा वाली वीडियो भी देखें। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो इंटरनेशनली, विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज़, और ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे डाल दो, मैं अगली वीडियोस पे बना दूंगी। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। बट देन मैंने जैसे पहले कहा, सिर्फ हाई मत लिखना, हाई के साथ अपना क्वेश्चन लिखना, सो दैट आई कैन आंसर दैट टू यू। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, सी यू।